गुड मॉर्निंग सभी को, आ जाओ। ठीक है, दर्शन वाला पोर्शन खत्म हो गया था। मैं आपको बोला था दर्शन का एमसीक्यूज करवा दूंगा, उसके बाद आपका क्या रहेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्लास तक के किसी को डाउट तो नहीं है? लास्ट क्लास तक किसी को डाउट तो नहीं है? देखो, लास्ट क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था नाम वगैरह, लेकिन आपको वो क्या करना है, याद रखना ही है टाइप का, क्योंकि वो हमने बहुत छोटे छोटे नाम याद करवाए हैं, आपको लिखवाए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दर्शन वाला जो पोर्शन था वो शॉर्टकट में हो गया। आज मुझे एमसीक्यू कराना था, लेकिन मैं सोचा हूँ एमसीक्यू का मैं सीधा क्या करूँ, टेस्ट सीरीज ही रख दूँ आपका। ठीक है, तो मान के चलो नेक्स्ट वीक फ्राइडे या सैटरडे को आपका टेस्ट रहेगा। किसमें? जो दर्शन हमने पढ़े हैं उसी दर्शन का। ठीक है, फ्राइडे या सैटरडे को आपका टेस्ट रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। आप उसको गलत मत करना, सभी लोग पढ़ के ही टेस्ट देना। ठीक है, एकदम बिना पढ़े मत देना। अभी से हफ्ते भर का टाइम है, सुकून से धीरे 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 पढ़ते रहो। ठीक है, चलो। और आप एक बार अच्छे से सुकून से पढ़ लिए, याद कर लिए ना, तो आपको दोबारा बार बार पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ एग्जाम के टाइम एक बार आप पढ़ लोगे, आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। क्लियर है सबको? तो एमसीक्यूज आज नहीं करवाऊंगा, सीधा मैं आपको टेस्ट में दे दूंगा। जितना आप पढ़े हो उसको अच्छे से रट लेना। क्लियर है? चलो, आवाज़ आ रही है कि नहीं ये एक बार मेरे को मेंशन कर देना। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आवाज़ आ रही है। ठीक है, चलो। आज हम शुरू करेंगे कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति का भी हम क्या करेंगे, प्री ओरिएंटेड नोट्स बनाएंगे और उसको आराम से पढ़ के लिख लेंगे। ठीक है, कला संस्कृति में मैं प्राचीन काल के जितने भी है लाइन से, हालांकि हमने हड़प्पा पढ़ा है, मोहनजोदड़ो पढ़ा है, हमने चनहूदड़ो से क्या मिला है वो पढ़ा, हमने बनावली से क्या मिला हमने वो पढ़ा। ठीक है, हमने मैक्सिमम चीज़ें क्या की है वहाँ पे प्राचीन इतिहास में पढ़ लिए हैं। लेकिन एज अ कला एंड संस्कृति टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसका बेसिक बेसिक है, वो सभी टॉपिक का लाइन से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको लिखाते जा रहा हूँ। क्लियर है सबको? बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी। 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें टॉपिक्स खत्म हो जाएंगी। क्लियर है? चलो लिखना शुरू करेंगे अपन। सबसे लिखो भारतीय मूर्ति कला। सबसे पहले लिखो भारतीय मूर्ति कला। ठीक है, हम मूर्ति कला पढ़ेंगे, चित्रकला पढ़ेंगे, स्थापत्य कला पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज को आप माइंड में एक ब्लूप्रिंट बना के रख लो। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, मूर्ति कला। मूर्ति कला के बाद हम क्या पढ़ेंगे, चित्रकला। चित्रकला के बाद हम स्थापत्य कला पढ़ेंगे। क्लियर है? लिखो भारतीय मूर्ति कला। भारतीय मूर्ति कला। भारतीय मूर्ति कला। भारतीय मूर्ति कला। ठीक है, भारतीय मूर्ति कला। उसमें लिखो प्रस्तर कांस्य। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, है ना? प्रस्तर का मतलब होता है हमारा पत्थर। अंदर लिखना है इसके अंदर भारतीय मूर्ति कला, उसमें ऐसा इंट्रोडक्शन टाइप का हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्रस्तर का मतलब पत्थर का, है ना? तो प्रस्तर को समझ लेना। लिखो हड़प्पा युगीन मूर्ति कला। सबसे पहले लिखो हड़प्पा युगीन मूर्ति कला। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखो, हड़प्पा युगीन मूर्ति कला। सबसे पहले आप लिखो हड़प्पा युगीन मूर्ति कला। हड़प्पा युगीन मूर्ति कला। हड़प्पा युगीन मूर्ति कला। हड़प्पा युगीन मूर्ति कला। इसमें लिखो प्रस्तर कांस्य। इसको आप पहले लिख लो, फिर मैं उसको जल्दी से समझा दूंगा। लिखो प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर, कांस्य लाल रंग की ठोस पकाई हुई मिट्टी की मूर्ति। ठीक है, मूर्ति कला हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें हड़प्पा युगीन मूर्ति कला में प्रस्तर यानी कि पत्थर की, कांस्य मतलब कांस्य की, और और लाल रंग की ठोस पकाई हुई मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, ये लाल रंग की ठोस पकाई हुई मिट्टी की मूर्ति, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेराकोटा। लिख लो, इसे ही हम क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं।
उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, मनुष्य एवं पशु दोनों की मूर्तियां। उसके बाद अगला लिखो, मनुष्य एवं पशु दोनों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। सबसे पहला हमने क्या बोला, प्रस्तर की, कांस्य की, और तीसरा लाल मिट्टी की पका के बनाई गई मूर्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना, टेराकोटा। आप टेराकोटा पढ़े होंगे लेकिन अभी समझ लो, ठीक है, टेराकोटा कहते हैं, मिली है। मनुष्य एवं पशु दोनों की मूर्तियां मिली है। अब लिखो, यद्यपि ये मूर्तियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं, तथापि प्रारंभिक मूर्ति कला के अच्छे उदाहरण हैं। यद्यपि ये मूर्तियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं, तथापि प्रारंभिक मूर्ति कला के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या क्या मूर्ति कला में हमको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज याद रखना, उसको जल्दी से लिख लो। सबसे पहले लिखो, प्रस्तर की योगी यानी कि पुरोहित की मूर्ति। सबसे पहले लिखो, प्रस्तर की योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति। योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति, प्रस्तर की योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति, प्रस्तर की योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति। ठीक है, कहां से मिला है, लिख लो, मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो कहां से मिला है, मोहन जोदड़ो। कहां से मिला है, मोहन जोदड़ो से। ठीक है, कहां से मिला है, मोहन जोदड़ो से मिला है। ठीक है, प्रस्तर मतलब पत्थर की एक योगी यानी कि एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है सर, दूसरा लिखो, श्वेत पाषाण का पुरुष मस्तक। श्वेत पाषाण का पुरुष मस्तक, श्वेत पाषाण का पुरुष मस्तक, श्वेत पाषाण का पुरुष मस्तक मतलब सफेद कलर के पत्थर का एक ऐसा मस्तक बना हुआ मूर्ति मिला है, मतलब ऊपर फेस वाला हिस्सा। ये भी कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ये भी कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। पहला था पत्थर के योगी की मूर्ति, दूसरा सफेद पत्थर की यानी कि श्वेत पाषाण की। तीसरा लिखो, दाढ़ी मूछ विहीन मूर्ति। एक दाढ़ी मूछ विहीन मूर्ति भी मिली है, दाढ़ी मूछ विहीन मूर्ति, दाढ़ी मूछ विहीन मूर्ति। अगला लिखो, नाचती हुई लड़की की कांस्य की प्रतिमा। नाचती हुई लड़की की कांस्य की प्रतिमा, इसी को बोलते हैं नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा। कांस्य प्रतिमा, ये भी कहां से मिला है, ये भी हमको मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये भी हमको क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से। एक और लिख लो मूर्तिकला में, खूबड़दार बैल की मूर्ति सर्वाधिक। खूबड़दार बैल की मूर्ति, खूबड़दार बैल की मूर्ति सर्वाधिक। ये सर्वाधिक मिला है, कुबर वाले बैल की मूर्ति सर्वाधिक मिला है। इसी को हम याद रखना, कुबर लाल मिट्टी को पका के जो बनाए रहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेराकोटा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेराकोटा। ये टेराकोटा वाला है। ठीक है, क्लियर है सबको। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, हड़प्पा युगीन मूर्तिकला मतलब क्या था, प्रारंभिक मूर्तिकला का साक्ष्य हमें जो है हड़प्पा से मिलना शुरू हो गया था। यद्यपि ये मूर्तियां एकदम परफेक्ट, या ऐसा बोल नहीं सकते हो कि ये मतलब एकदम उससे बनी हुई थी, मतलब कि एकदम पूर्ण रूप से विकसित थी, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये प्रारंभिक मूर्तिकला का क्या था, बेहतरीन नमूना था। ठीक है, तो ये मूर्तियां क्या थी, प्रस्तर यानी कि पत्थर की थी, ठीक है, कांस्य की थी, और क्या थी,
लाल मतलब मिट्टी को पकाकर बनाई गई मिट्टियां थी, लाल रंग की मिट्टी को पकाकर, जिसको हम क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, हमें पत्थर की योगी पुरोहित की मूर्ति मिली है, श्वेत पाषाण का पुरुष मस्तक मिला है, दाढ़ी मूछ विहीन मूर्ति मिली है, नाचती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा मिली है, और कुबड़दार बैल की मूर्ति मिली है सर्वाधिक, जिसे हम कहते हैं टेराकोटा। क्लियर हो गया? चलो, तो हड़प्पा में हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना था। क्लियर? चलो आगे आ जाते हैं। आगे हम सीधे लिखते हैं मौर्यकालीन मूर्तिकला। मौर्यकालीन मूर्तिकला, देखना, मौर्यकालीन मूर्तिकला और गुप्तकालीन मूर्तिकला, इसको बहुत अच्छे से याद करना है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन मौर्य और गुप्त से कहीं ना कहीं इस तरफ से पूछ लेते हैं। लिखो मौर्यकालीन मूर्तिकला। मौर्यकालीन मूर्तिकला, मौर्यकालीन मूर्तिकला। ठीक है, मौर्यकालीन मूर्तिकला, इसको एकदम आराम से समझना। मौर्य राजकीय कला, सबसे पहले लिख लो राजकीय कला। राजकीय कला, मौर्य काल में एक अलग तरह की, क्या बोलते हैं, स्तंभ बनाने का प्रचलन हुआ है ना। तो वो कैसे रहते थे? राजकीय कला लिख लो, राजकीय कला, राजकीय कला, राजकीय कला। ठीक है, राजकीय कला, इसमें लिखो मौर्य काल में पाषाण स्तंभों को तराश कर, पहले इसको आराम से समझ लो, फिर मैं अपने शब्दों में आपको और आराम से समझा दूंगा, है ना। लिखो मौर्य काल में, पहले लिख लो, मौर्य काल में पाषाण स्तंभों को तराश कर इन पर चमकदार पॉलिश लगाकर उसके शीर्ष पर विभिन्न पशु आकृतियों को स्थापित कर, सबसे पहले मौर्य काल में पाषाण स्तंभों को तराश कर इन पर चमकदार पॉलिश लगाकर उसके शीर्ष पर विभिन्न पशु आकृतियों को स्थापित कर साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित करने की परंपरा का विकास हुआ, जिन्हें सामान्यतः मौर्य स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, इसके दो भाग थे, पहला स्तंभ यष्टि और दूसरा शीर्ष भाग। ठीक है, ये स्तंभ नीचे से मोटे तथा ऊपर की ओर उत्तरोत्तर पतले होते गए। क्लियर है? उदाहरण के लिए अगर हम बोले तो जैसे सारनाथ के सिंह का स्तंभ, रामपुरवा का बैल। ठीक है, चलो इसको लिख लिए आप, एक बार फिर से बोल देता हूं, फिर मैं समझा देता हूं। मौर्य काल में पाषाण स्तंभों को तराश कर इस पर चमकदार पॉलिश लगाकर उसके शीर्ष पर विभिन्न पशु आकृतियों को स्थापित कर साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित करने की परंपरा का विकास हुआ है, जिन्हें सामान्यतः मौर्य स्तंभ कहा जाता है। इसके दो भाग थे, स्तंभ यष्टि और दूसरा भाग था शीर्ष भाग। ये स्तंभ नीचे से मोटे तथा ऊपर की ओर जाते जाते उत्तरोत्तर पतले होते जाते थे। ठीक है, आया समझ में? चलो, तो जो साइन लैंग्वेज वाले बच्चे हैं वो तो बोर्ड में देखें, और जो हमारे ब्रेल लिपि वाले बच्चे हैं, मैं एक चित्र बोलते जा रहा हूं, आप लोग दिमाग में उसको धीरे से ना इमेजिन करना। ठीक है, मैं एक चित्र को बना रहा हूं, अब मैं उसको बोलते जाऊंगा, उसको आप दिमाग में क्या करना, इमेजिन करना, है ना। ब्रेल लिपि वाले बच्चों, मतलब देखो, मतलब मैंने 2 पॉइंट ऊपर में बनाया, 2 पॉइंट मैंने ऊपर में बनाया, और उसको मैं क्या किया, टेढ़ी लाइन खींचा, मतलब नीचे की तरफ उसको चौड़ा करते गया, नीचे की तरफ मैं चौड़ा करते गया, एक लाइन खींचा, और उसी के पैरेलल नीचे की तरफ चौड़ा करते हुए मैं दूसरा लाइन खींचा। ठीक है, ये जो नीचे बन गया, इसको मैं क्या बोलूंगा, स्तंभ, स्तंभ। ठीक है, ये स्तंभ था। ठीक है, और इसी में क्या था, उल्टा कमल जैसे बना के रहते हैं ना, उल्टा कमल, उल्टा कमल नीचे तरफ बना हुआ था। ठीक है, उल्टा कमल नीचे की तरफ बना हुआ था, और ऊपर में ना 4 पशु, जैसे आप सारनाथ का इमेजिन करोगे ना, सारनाथ के 4 सिंह वाला जो था, एक सिंह ऐसा बना है,
ठीक है, ऐसे चार क्या बना था, जैसे सारनाथ में चार शेर अलग अलग तरफ दिशा में मुंह करके बैठे हैं ना, तो वैसे ही क्या करते थे, एक स्तंभ रखते थे जो नीचे के तरफ बेस के तरफ मोटा होता था, और जैसे 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 ऊपर जाते जाता था ना, तो उसके शीर्ष के तरफ वो क्या होते जाता था, पतला होता जाता था। ठीक है, उसके ऊपर एक बेस बना होता था, और उस बेस पे क्या था, एक सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब आप समझ रहे हो ना, एकदम हूबहू, मतलब सिमेट्री, चारों तरफ से एक जैसा दिखे, वैसी मूर्तियां लगाई जाती थी। जैसे सारनाथ के स्तंभ में चार शेरों की मूर्ति, तो वैसा ये क्या हुआ था, इसका विकास कहां से हुआ था, याद रखना, मौर्य काल से हुआ था। ठीक है, वही चीज हमने लिखे हैं, मतलब जो स्तंभ रहता था ये चमकदार पॉलिश होता था। ठीक है, स्तंभ जो चमकदार पॉलिश होता था, और ऊपर से नीचे उत्तरोत्तर जब जाता था तो वो क्या होता जाता था, ऊपर से नीचे जब उत्तरोत्तर जाता, मतलब नीचे से ऊपर जाता था तो पतला होते जाता था, और ऊपर से नीचे आ रहा था मतलब चौड़ा होते जा रहा था। ठीक है, और उसके शीर्ष पर क्या लगा होता था, शीर्ष पर विभिन्न पशु की आकृतियों को स्थापित किया जाता था, जैसे कि चार शेर, रामपुरवा का चार बैल लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, इसी ही को, इसका विकास कहां से हुआ है, इसका विकास हुआ है कहां पे, मौर्य काल से। तो ऐसा जो बड़ा बड़ा ऐसा बनाते थे ना, ऐसे नॉर्मल जो उन लोग स्तंभ बनाते थे उसके ऊपर से, इसको क्या करते थे मौर्य काल में, जगह 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 स्पेशल, जैसे कोई सा बड़ा चौक है, कोई सी बड़ा सा गृह है, कोई सा बड़ा भवन है, वहां पे ये लोग लगाते थे। तो ये वाला जो मूर्ति कला का जो विकास हुआ है, इस वाले मूर्ति कला का विकास किसको कहा जाता है, मौर्य काल में हुआ है। ठीक है, मौर्य काल को इसके विकास का काल कहते हैं, इस प्रकार के। ठीक है, ठीक है, ये पहला था राजकीय कला, मतलब क्या था, मौर्य काल के शासन वाला जो चलता था तो उसमें ये सारी चीजों को लगाया जाता था। दूसरा इसमें लिखो लोक कला। लोक कला, अब राजकीय संरक्षण से परे स्वतंत्र रूप से भी लोक कला के रूप में मूर्ति का क्या हुआ, मूर्ति कला का विकास हुआ। मतलब राजकीय कला के रूप में हमने क्या देखा, एक स्तंभनुमा वो बनाते थे, उसके ऊपर जानवरों की आकृतियां बनाते थे और शहर के मेन मेन जगहों में लगवाते थे। ये तो क्या था, राजकीय संरक्षण में बनाया गया मूर्तिकला चित्रकला था, लेकिन मूर्तिकला का क्या था, उदाहरण था। लेकिन इससे परे स्वतंत्र रूप से भी क्या हुआ, मूर्तिकला का विकास हुआ। ठीक है, इससे परे स्वतंत्र रूप से भी क्या हुआ, मूर्ति कला का विकास हुआ। इसमें लिखो, इसका उदाहरण है बुलंदी नाग। बुलंदी नाग जो है पटना में पड़ता है, यहां से एक मौर्यकालीन मूर्ति मिली है। यह मूर्ति एक हंसते हुए बालक की मूर्ति है। बुलंदी नाग जो कि पटना में पड़ता है, वहां पे एक ऐसी मूर्ति मिली है जिस मूर्ति में एक हंसता हुआ बालक दिख रहा है। ठीक है, ये भी मौर्य कला का है, मौर्य काल का है। दूसरा लिखो, वेसनगर मध्य प्रदेश से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति भी मौर्यकालीन मूर्ति कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। वेसनगर मध्य प्रदेश से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति भी मौर्यकालीन मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्लियर, मौर्यकालीन मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, मौर्य काल पढ़ रहे हैं तो इसमें देखना, अभी कहीं ना कहीं एक चीज मैं बता रहा हूं, ईरानी। ईरानी का मतलब क्या हो गया, ईरान से जो लोग आए अपनी कला को लेके आए और उस डिजाइन में जो चीज बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईरानी कला। और दूसरा क्या है, हमारे भारत, हमारे भारत के जो कारीगर थे या भारत में ही रह के जो लोग ने बनाया, उनको हम क्या बोलते हैं, भारतीय काल मूर्ति कला। ठीक है, तो ईरानी मूर्ति कला और भारतीय मूर्ति कला में अंतर क्या था, इस चीज को आप ध्यान रखना। ईरानी मूर्ति कला में ना नक्काशियां ज्यादा की जाती थी। नक्काशियां का मतलब समझे आप, मतलब धारदार बनाना, उनको वो करना। मैं उस समय मौर्य काल की बात कर रहा हूं, उस समय। और भारतीय मूर्ति कला में हम उतनी नक्काशी नहीं करते थे, हम सपाट रखते थे। ठीक है, ईरानी मूर्ति कला में
बहुत अधिक पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, मतलब एक पत्थर, फिर उसके ऊपर दूसरा पत्थर चिपकाना, तीसरा पत्थर, चौथा पत्थर, ऐसा करके वो लोग क्या करते थे, नक्काशी करते थे। लेकिन हम भारतीय मूर्तिकला में क्या करते थे, एकाश्म पत्थर का यूज करते थे। उसी पत्थर को काट काट के हम क्या करते थे, तराशते थे। ठीक है, ये चीज डिफरेंस याद रखना भारतीय मूर्तिकला और ईरानी मूर्तिकला में। क्लियर है? भारतीय मूर्तिकला और ईरानी मूर्तिकला में आप ये चीज को याद रखना। ठीक है सर, यहां तक के तो समझ में आ गया, याद करेंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट और है जो इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लेता है, और वो ये क्या है, मौर्योत्तर कालीन मूर्तिकला से संबंधित है। जब आप मौर्योत्तर कालीन मूर्तिकला पढ़ोगे तो आपको वहां पे 3 शैलियां पढ़नी पड़ेगी, अमरावती शैली, द्रविड़ शैली, मथुरा शैली, भारतीय शैली, ऐसे करके लाइन से। तो आपको उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सी शैली में, गांधार शैली में क्या करते थे, मथुरा शैली में क्या करते थे, और हम अमरावती शैली में क्या करते थे। ठीक है, तो जो डेफ बच्चे हैं वो तो बोर्ड में देख के लिख सकते हैं, लेकिन जो ब्रेल लिपि वाले बच्चे हैं, मैं 3 कॉलम बना के लिखाऊंगा तो उनको परेशानी होगी, मेरे को पता है वो 2 कॉलम बनाने में सहज रहते हैं। तो वो क्या करें, पहले मैं लाइन से पूरा गांधार लिखा देता हूं, उसकी विशेषताएं, फिर लाइन से मैं मथुरा की विशेषता लिखा देता हूं, और लाइन से फिर मैं अमरावती की विशेषता लिखवा देता हूं। ठीक है, पर याद रखना तीनों को कंपेयर करके पढ़ना है आपको। क्लियर है सबको? ब्रेल लिपि वाले बच्चों लाइन से एक एक को लिख लेना। ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब लिखना शुरू करना। अभी मैं आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देता हूं मौर्योत्तर कालीन मूर्तिकला का। क्लियर है? लिखो, इस काल में प्रस्तर मूर्तिकला को आधार बनाया गया। इस काल में प्रस्तर मूर्तिकला को आधार बनाया गया। इस काल में भी क्या हुआ, जो पत्थर थी ना, उस पत्थर की मूर्तिकला को ही आधार बनाया गया, और इस काल में 3 महत्वपूर्ण शैलियों का निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। क्लियर हो गया एकदम बेसिक? इस मतलब जो हम मौर्योत्तर काल की बात करेंगे, यहाँ पे भी हम कुछ मेटल वगैरह नहीं ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम पत्थर ले रहे हैं, उसको तराश रहे हैं, और फिर हम नए नए मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें 3 प्रकार की मूर्तिकला एग्जिस्टेंस में आई थी। पहला गांधार, दूसरा अमरावती, और तीसरा क्या है हमारा, मथुरा। क्लियर है? आगे पीछे भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर। चलो पहली शैली लिखो, गांधार शैली। गांधार शैली, इसमें लिखो, इसमें हिंद यूनानी कला का उदाहरण दिया गया। हिंद यूनानी का मतलब क्या है कि हिंद मतलब भारत, भारत की चीजों को भी अपनाया गया, यूनान मतलब यूनान की चीजों को भी मिला के सम्मिश्रित करके एक मूर्ति कला बनाई गई, इसलिए हमने बोला इसे हिंद यूनानी। ठीक है, हिंद यूनानी कला का इन्होंने प्रदर्शन किया गांधार में। इसका दूसरा पॉइंट लिखो, इसमें सफेद या स्लेटी पत्थर के ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया। सफेद स्लेटी पत्थर के ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये मूर्तियां किससे साम्यता रखती थी, तो तीसरा पॉइंट लिखो, गांधार में ये मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से साम्यता रखती थी। ठीक है, ये मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से साम्यता रखती थी। चौथा पॉइंट लिखो, अधिकांशतः बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। अधिकांशतः बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। पांचवा लिखो, लहरदार बाल, चुन्नटदार वस्त्र, अनुपम नक्काशी, बाह्य सुंदरता पर अधिक बल दिया गया। बाह्य सुंदरता पर अधिक बल दिया गया गांधार शैली में। तो याद रखना, लहरदार बाल, चुन्नटदार नक्काशी, ये सारी चीजें, बाह्य सुंदरता पर किस कला पे अधिक ध्यान दिया गया, तो याद रखना गांधार शैली में। गांधार शैली में। ठीक है, चलो दूसरा लिखो, यहां पे अब लिखो मथुरा शैली। गांधार शैली को लिख लिए पूरा 5 पॉइंट, है ना। हिंद यूनानी कला के ऊपर बेस थी ये। देवता अपोलो जो थे उनके, उस यूनानी देवता, उनको भी केंद्रित करती थी। सर्वाधिक मूर्तियां गौतम बुद्ध की बनाई गई, बौद्ध धर्म की बनाई गई। उसके बाद लाइन से आपने लिख लिया है ना, तो अब इसी में आप लिखना मथुरा शैली। मथुरा शैली में क्या किया गया, भारतीय कला को ही आधार बनाया गया। ठीक है, दूसरा
यहां पर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। पहला, भारतीय कला को प्रतिनिधित्व किया गया, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमने गांधार में क्या बताया था, यूनानी देवता अपोलो से साम्यता। तो मथुरा कला में ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना, तो इस पॉइंट को छोड़ दो। चौथा पॉइंट लिखो, बुद्ध, जैन, ब्राह्मण, ये सभी धर्म के साथ की मूर्तियां बनाई गई और इसमें नाग पूजा को भी क्या किया गया, दिखाया गया। ठीक है। गांधार में क्या था, अधिकतर बौद्ध शैलियों में मूर्ति बनाई गई, लेकिन जो मथुरा शैली थी उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित और नाग की पूजा, ये सभी से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब मथुरा में ये लिखो, सादगी से निर्मित आंतरिक सुंदरता पर अधिक ध्यान दिया गया। गांधार में क्या था, बाह्य सुंदरता पे अधिक ध्यान दिया गया था, और मथुरा शैली में किसमें दिया गया, आंतरिक सुंदरता पर अत्यधिक बल दिया गया। क्लियर है? ठीक है। और यहां पे ना अब धीरे धीरे ना आभा मंडल का प्रयोग शुरू हो गया था। आभा मंडल क्या था, मतलब देवताओं के मूर्तियां जो बनाते थे उनके सर के पास ऐसे ऊपर सफेद कलर का लाइट, तो मंद आभा मंडल, उस समय बहुत ज्यादा नहीं, मंद आभा मंडल का प्रयोग धीरे से शुरू हो गया था। अब लिखो अमरावती। अमरावती, गांधार लिख लिए, मथुरा लिख लिए, अब आप लिखो अमरावती। अमरावती में क्या था, ये भी भारतीय कला का वो था, हमने भारतीय कला को ही प्रतिनिधित्व किया। इसमें हमने सफेद संगमरमर का प्रयोग किया। मथुरा में लाल बलुआ पत्थर और अमरावती में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया। इसमें क्या था, ये जो मूर्ति कला थी ये धर्म प्रधान के बजाय मनुष्य प्रधान थी। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें धार्मिक मूर्तियां ज्यादा, इसमें नॉर्मल नेचुरल आदमी की, औरत की, बच्चे की, मतलब मानव उसकी मूर्ति कला पे ज्यादा ध्यान दिया गया, मनुष्य प्रधान सौंदर्य पे ध्यान दिया गया। ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखो, शारीरिक सौंदर्य पर बल दिया गया और सर्वाधिक श्रेष्ठ सौंदर्य की दृष्टि से अमरावती रही। सर्वाधिक श्रेष्ठ सौंदर्य की दृष्टि से अमरावती शैली रही। सर्वाधिक श्रेष्ठ सौंदर्य की दृष्टि से अमरावती शैली रही। क्लियर हो गया? गांधार हो गया, मथुरा हो गया, अमरावती हो गया। ये मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला है ना, याद रखना। उसके बाद एक नोट करके लिख लो, मथुरा कला के तहत मथुरा से कनिष्क की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। मूर्तियों के चेहरे के चारों ओर दिव्य प्रकाश को प्रदर्शित करने का प्रयत्न मथुरा शैली के अंतर्गत ही प्रारंभ हुआ है, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, मथुरा शैली में ही क्या हुआ था, मूर्ति के चारों तरफ एक हल्का सा रोशनी टाइप का एक सफेद कलर का कुछ वो बनाते थे जो लगता था आभा मंडल। तो याद रखना, मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्तियों में आभा मंडल का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये नोट में आप लिख लेना। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, हमने क्या पढ़ा आज में, हड़प्पाकालीन मूर्तिकला पढ़ा। हड़प्पाकालीन मूर्तिकला के बाद हमने सीधा क्या किया, मौर्यकालीन मूर्तिकला पढ़ा। मौर्यकालीन मूर्तिकला के बाद हमने क्या पढ़ा, मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला पढ़ा। मौर्योत्तरकालीन में हमने 3 महत्वपूर्ण मूर्तिकला को देखा, गांधार, मथुरा और अमरावती। तो याद रखना, गांधार, मथुरा और अमरावती जो है प्री मेंस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी दिन रैंडम एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक है, तो अब हम गुप्तकालीन मूर्तिकला को कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिवस, मिलते हैं अगली क्लास में।